हाय एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम बात करेंगे सैंड माइनिंग इन इंडिया में। जीएस 3 के अंदर हमारा एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके अंदर सैंड माइनिंग कवर होता है, प्लस जीएस 1 के अंदर जो जियोग्राफी वाला टॉपिक है इसके अंदर भी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सैंड माइनिंग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ रिसेंटली अभी सैंड माइनिंग के रेगुलेशंस चेंज करे गए हैं, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इसका एक फिर से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम क्विकली रिवाइज करेंगे सैंड माइनिंग होता क्या है, इसमें कौन सी पर्टिकुलर आप ऐसे बोल सकते हो लोकेशन की जो सैंड है उसको यूज करा जाता है, इसके साथ में इसके इम्पैक्ट क्या है विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इम्पैक्ट पे ही यूपीएससी ज़्यादा फोकस करता है। एंड देन इसके साथ में हम देखेंगे कि सैंड के दूसरे अल्टरनेट क्या हैं जिनको यूज़ करा जा सकता है, क्योंकि सैंड जो है ना ये बहुत लिमिटेड रिसोर्स है। अगर आप देखोगे जैसे हम एक जियोग्राफी ऑप्शनल का कोर्स भी चला रहे हैं ओनली आईएएस पे, तो उसमें हमने बात करी थी कि जो रॉक साइकिल होता है, या फिर अगर हम पर्टिकुलरली जनरेशन ऑफ सैंड की बात करें कि सैंड कैसे बनती है, तो इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स जस्ट टू जनरेट 1 सेंटीमीटर ऑफ दिस सैंड। और वो 1 सेंटीमीटर ऑफ दिस सैंड अगर एक बार टोरेंशियल रेनफॉल हुई और यहाँ पे किसी भी तरह का डेजर्ट एरिया हुआ या डिफॉरेस्टेशन के बाद में सैंड के ऊपर अगर कोई कवर नहीं हुआ, तो वो 1 सेंटीमीटर का सैंड यूं ही करके बह जाता है, जिसको 1 मिलियन साल लगे थे बनने में। तो सैंड का जनरेशन इज वेरी वेरी टफ, इट टेक्स अ लॉन्ग प्रोसेस। पूरी जो रॉक है वो हमारी वेदर होती है, इरोड होती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होती है, अट्रेशन का प्रोसेस होता है, डिफरेंट इरोजनल एजेंट्स उसमें काम करते हैं। देन वी हैव दीज स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ दिस सैंड जो हम लाइक वी यूज्ड टू प्ले इट इन द चाइल्डहुड ऑल्सो। तो इसका जनरेशन बहुत मुश्किल है एंड इट इज़ अ वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, बट इसकी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। पॉपुलेशन के साथ में जो डिमांड्स हैं, चाहे वो अर्बनाइजेशन की डिमांड हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए डिमांड हो। अब देखो कि दिल्ली में इतना सीवियर पॉल्यूशन हो रहा है एंड वन ऑफ द मेन रीजन इज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो कम्प्लीटली बैन कर दी जाती है यहाँ पे। सो विल जस्ट लुक इनटू कि सैंड माइनिंग होता क्या है एंड क्या इसका इम्पैक्ट होता है। सैंड जो है ये एक माइनर मिनरल के अंदर आता है। ये माइनर मिनरल में कौन कौन से आते हैं, चाहे वो स्टोन हो गया, चाहे वो ग्रेवल हो गया, चाहे वो ऑर्डिनरी क्ले हो गया, ऑर्डिनरी सैंड हो गया, या कोई भी अगर सेंटर नोटिफिकेशन के साथ में प्रिस्क्राइब करती है कि दिस पर्टिकुलर पार्टिकल, दिस पर्टिकुलर मटेरियल विल बी कॉल्ड एज सैंड, और वो माइनर मिनरल के अंदर आता है अंडर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। अब सिंस इट इज़ अ माइनर मिनरल, तो इसके जो लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ रहती है, विच मीन्स हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको रेगुलेट करेगी, अपने हिसाब से उसको एडमिनिस्ट्रेट करेगी। एंड दैट इज़ वेयर द रोल ऑफ द सेंटर कम्स कि वो एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं। देखो चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, अगर बात होती है कि पूरी कंट्री के अंदर एक ही रेगुलेशन को लेके आना है, तो सेंटर एक नोटिफिकेशन जारी करती है, उसको स्टेट्स फॉलो करते हैं। बाकी स्टेट्स जो हैं वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आते हैं, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लेके आता है कि सैंड को कैसे कंट्रोल करना है, माइन करना है। सदर्न स्टेट्स के अंदर क्योंकि इस तरह का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, और वहाँ पे जो रिवर्स हैं वो भी आप देखोगे कि काफ़ी ओल्ड रिवर्स है, मच ओल्डर देन द हिमालयन रिवर्स। और ये डिफरेंस क्या होता है पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर, हिमालयन रिवर के अंदर, इन सबको हमने ऑप्शनल के अंदर बहुत अच्छे से कवर भी करा है। आज हम उसमें नहीं जाएंगे, वी विल जस्ट सी कि किस तरीके से सैंड माइनिंग होता है। इंडिया में स्टेट्स, पर्टिकुलरली स्टेट्स मेघालय हो गया जिसमें गारो हिल्स वाला एरिया है, सतलुज पंजाब वाला एरिया, यमुना दिल्ली वाला एरिया, हरिद्वार में गंगा, उर्मिल एंड बेतवा इन बुंदेलखंड, कोशी इन बिहार, चंबल इन नर्मदा इन मध्य प्रदेश, ओजाट, ये सारी रिवर्स हैं एंड दीज स्टेट्स। जस्ट एज एन एग्जाम्पल व्हेन द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, आप इन एग्जाम्पल्स का नाम लिख सकते हो कि इस तरीके से यहाँ रिवर पे सैंड माइनिंग होता है। सैंड जो है जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, इसका जो एक्सट्रैक्शन है वो यूएनईपी के हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अराउंड 50 बिलियन टन सैंड इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेक्स, रिवर बेड्स, कोस्ट लाइन्स एंड डेल्टाज। अब बोलोगे कि तो फिर डेजर्ट है, इतने बड़े बड़े सहारा डेजर्ट है, साहिल डेजर्ट है, हमारा खुद का थार डेजर्ट है, हम वहाँ से क्यों नहीं लेके आ जाते सैंड की? जब इतनी कमी है तो हम वहाँ से क्यों नहीं लेके आ जाते? तो ये वही बात हो गई है कि हम ओशन में इतना पानी है, हम ओशन का पानी पीने के लिए यूज़ क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि दैट इज़ नॉट एडिक्वेट। जो सैंड है वो एक
एक पर्टिकुलर साइज की होनी चाहिए, राइट काइंड ऑफ सैंड होना बहुत ज़रूरी है। डेजर्ट की जो सैंड है वो वेदरिंग से, वो इरोजन से बहुत ही बारीक शार्प, आप ऐसे बोलो स्मूथ हो जाती है। इतनी स्मूथ सैंड जो है वो आपस में बाइंड नहीं होती है, जब आप उसमें कंक्रीट डालते हो तो वो बाइंड नहीं होती है। तो सिमिलर तो दिस सैंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए जो सैंड आती है दैट हैज टू बी इन आइडियल साइज, एक आइडियल साइज होगा उसका, एक आइडियल शेप होगा उसका। इट शुड नॉट बी कंप्लीटली शार्पन्ड, कट नहीं होनी चाहिए वो, उसमें थोड़े से आप ऐसे मानो कि वो बाइंड हो जाए, उसमें थोड़े से छेद होने चाहिए। तो वो हमको मिलती है जनरली जो हमारी शोर लाइन होती है, जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे, या फिर जो हमारी रिवर का बेड होता है, लेक्स का बेड होता है, जहाँ पे सेडिमेंटेशन फाइनली आके डिपॉजिट होता है जब ट्रांसपोर्टेशन में जाता है, वहाँ का एरिया है, वहाँ से जो सैंड है उसको एक्सट्रैक्ट करा जाता है। हमारी जो फ़ोन की स्क्रीन होती है, चाहे हमारे कार की विंडशील्ड होती है, चाहे हम घर के अंदर जो मिरर, जो हम लोग शील्ड यूज़ करते हैं, ट्रांसपेरेंट मिरर यूज़ करते हैं, ये सब सिलिका से बनती है एंड दैट क्वार्ट्ज से बनती है, एंड दैट ऑल्सो इज फाइंड एज सिलिका सैंड, वो भी हमको सैंड से यहीं से मिलता है। तो ये एक डिफरेंस है डेजर्ट सैंड एंड शार्प सैंड के अंदर। डेजर्ट सैंड जो है वो बहुत फाइन होती है, बहुत राउंडेड होती है, कोहेजन पावर, पकड़ नहीं बनाती है, वो स्ट्रॉन्ग मजबूत नहीं बनाएगी बिल्डिंग को। वेरएज़ जो शार्प सैंड होती है, जो हम लोग रिवर बेड से या लेक के बेड से यूज करते हैं, वो काफी कोहेसिव होती है और काफी स्ट्रॉन्ग कंक्रीट को बनाती है। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आप ऐसे बोल सकते हो कि सैटेलाइट इमेजेस को कंटिन्यूसली जब ट्रैक करा जाता है कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर इस तरीके की फ्रीक्वेंसी के साथ में जब इमेजेस ली जाती हैं, देन वी सी कि यहाँ पे रिवर बेड पे इतना पर्टिकुलर एरिया था, इसको सैंड माइनिंग के अंदर एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है। छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे साउथ एशिया के अंदर स्मॉल आइलैंड्स है, पूरे के पूरे आइलैंड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। रिवर बेड से जब सैंड को निकाला जाता है, देन अ वेरी वेरी कॉमन थिंग कि जैसे नाली के अंदर अगर पानी भी सिंपल जमा हुआ है, स्टेगनेंट वाटर है, अगर आप उसको हिलाओगे तो पानी गुदला हो जाता है ना, जिसको हम बोलते हैं कि सेडिमेंटेशन सस्पेंशन के अंदर आ गए हैं। तो दैट एक्चुअली डिस्ट्रॉय द एक्वेटिक लाइफस्टाइल। वो ब्रीडिंग जो हैबिटेट्स होते हैं रिवराइन एनिमल्स के, उनको डिस्ट्रॉय करता है। बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल के जो हैबिटेट है, उनका जो नेचुरल रिप्रोडक्शन सिस्टम है, उसको वो डिस्टर्ब करता है। तो इसके इम्पैक्ट जब आप लिखोगे तो आप इसको सेग्रीगेट करके लिखना। आप लिखोगे इसके इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट है, लैंड लॉसेस पे क्या इम्पैक्ट है, हाइड्रोलॉजिकल फंक्शन में क्या इम्पैक्ट है, इसका वाटर सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका क्या इम्पैक्ट है। जैसे आई एम गिविंग यू वन वेरी सिंपल एग्जांपल, राइट नाउ आई कैन नॉट रिकॉल द नेम ऑफ द रिवर, बट साउथ इंडिया के अंदर एक रिवर में से सैंड एक्सट्रैक्शन एक्सट्रीमली करा गया था। तो क्या हुआ कि रिवर बेड से जब आप मिट्टी निकालते ही जाओगे, इट्स लाइक कि जो पुल वहां पे, अगर डैम वहां पे बना हुआ है, तो वो उसका जो नीचे का कंस्ट्रक्शन है, जो बाइंडिंग कंस्ट्रक्शन है, उसको वीक कर देता है वो। तो वो पुल गिर गया था, वो यहाँ पे रिवर के बीच में से वो पुल गिर गया था। तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल कि ब्रिजेस को कैसे डैमेज करता है। रिवर एम्बैंकमेंट, जो रिवर के दोनों साइड के एजेस कॉर्नर्स होते हैं, इनको कैसे इम्पैक्ट करता है। फ्लडेड एरिया से जब आप मिट्टी निकाल लेते हो, जब आप रिवर से मिट्टी निकाल लेते हो, तो फ्लडिंग की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। पर्टिकुलरली सम एरियाज में कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम बोलते हैं कि ड्रेजिंग करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ब्रह्मपुत्र रिवर का। ब्रह्मपुत्र रिवर, जब जिसको हम तसोमरारी बोलते हैं, जब ये तिब्बत के एरिड एरिया से यू टर्न लेके इंडिया के आसाम के अंदर बिल्कुल प्लेन एरिया पे आती है, तो जो भी इसने तिब्बत से यहाँ से सेडिमेंटेशन लिया था, वो सारा का सारा आसाम के प्लेन फ्लड एरियाज में लाके बिछा देती है। ब्रह्मपुत्र में इस तरह के सैंड आइलैंड्स बहुत देखने को मिलते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि आसाम में इतना फ्रीक्वेंटली फ्लड क्यों आता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का पानी एक तो बहुत सस्पेंडेड है, उसमें बहुत सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, तो वो पीने लायक भी नहीं होता है, और उसमें क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंटेशन इतना ज़्यादा होता है कि वो इतने पानी की कैपेसिटी, रिवर का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। इसकी वजह से पानी अपने चैनल को छोड़ के बाहर की तरफ आ जाता है, एंड दैट कॉजेस द फ्लड, राइट। सिमिलरली अब क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लैंडस्केप पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एक्सट्रीम इवेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन सब के बारे में लिखोगे। जितना आप आंसर को डाइवर्सिफाई करोगे ना, उतना ही ये बेस्ट रहता है। अब बात करते हैं, अच्छा अगर मिट्टी नहीं यूज करनी है जो रिवर से निकाल रहे हो, तो फिर क्या यूज करें।
3 अल्टरनेट दिए गए हैं। दिस इज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक डॉक्यूमेंट जारी करा था। उस डॉक्यूमेंट में इन्होंने 3 अल्टरनेट दिए थे कि आप एम सेंड बना लो, आप सेंड फ्रॉम जो ओवरबर्डन्ड कोल एरियाज होते हैं वहां से यूज कर लो, या आप सेंड को इंपोर्ट कर लो। एम सेंड क्या होता है, जिसे मैन्युफैक्चर्ड सेंड बोलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। एम सेंड दिखने में आप देखो एग्जैक्टली ये रिवर सेंड के जैसी ही होती है। ये रिवर सेंड की अल्टरनेट होती है। इसको जो रॉक होती है, जो क्वेरी स्टोन्स होते हैं ना, जो पत्थर की मील्स होती हैं, उनको क्रश करके 150 माइक्रोन की साइज के अंदर इनको बनाया जाता है। एंड जस्ट एग्जैक्टली लाइक जो हम कंक्रीट में यूज करते हैं, जिसे हम बजरी भी बोलते हैं, ये बिल्कुल वैसी ही दिखती है। इसकी जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो बिल्कुल ऐसी ही होती है जो रिवर सेंड की होती है। So that is something that can be used. Another is हम हमारे आसपास के जो कोस्टल एरियाज हैं, जो कोस्टल सिटीज, जो कोस्टल कंट्रीज हैं, जैसे मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वहां से हम सेंड को इंपोर्ट कर सकते हो। तो आप पूछोगे कि जब हम अपने यहाँ से सेंड नहीं निकाल रहे तो हम वहां से सेंड को इंपोर्ट क्यों करें? इंपोर्ट हम इसलिए करें क्योंकि वहां पे अगर सेंड को ड्रेजिंग नहीं करा गया, रिवर बेड ड्रेजिंग क्या होता है कि रिवर के बेड में अगर एक्सेसिवली मिट्टी जमा हो जाती है, जैसे कि डैम हो गया है, जो डैम रिजर्वर्स होते हैं, या फिर हमारा जैसे ब्रह्मपुत्र का मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर इनके बॉटम से मिट्टी को ना निकाला जाए तो रिवर का वाटर कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाता है। दिस इज वाटर कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाता है। तो इसको वापस ऑप्टिमम पे लाने के लिए रिवर के बेड में से मिट्टी को ड्रेज बाहर निकाला जाता है। तो ये मिट्टी जो है मलेशिया, इंडोनेशिया के अंदर काफी एम्पल अमाउंट में पाई जाती है, क्योंकि अगर उन्होंने ड्रेजिंग नहीं करी तो दिस विल कॉज फ्लड ऑल्सो। जैसे कर्नाटका है, कर्नाटका ने इस चीज के लिए, क्योंकि देखो सेंड क्या है, माइनर माइन के अंदर आता है, तो ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु सब अपने अपने रूल्स बनाते हैं। तो कर्नाटका ने क्या करा कि इंपोर्ट स्टार्ट कर दिया। सिमिलरली तमिलनाडु इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग कि हम भी इंपोर्ट स्टार्ट कर देंगे। केरला इज ऑल्सो टेकिंग परमिशंस कि हम लोग मलेशिया से सेंड को इंपोर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज वन अनदर सोल्यूशन। थर्ड हो सकता है कि ओवरबर्डन ऑफ कोल माइंस जो होता है, जैसे कि जब कोल निकालते हैं तो उसके ऊपर वाला जो एरिया होता है, इसको जो मिट्टी होती है या फिर जो अपर सरफेस एरिया है, इसको हटाना पड़ता है, उसको रिमूव करना पड़ता है ताकि कोल का एक्सट्रैक्शन कर सके। तो इसके लिए वो जो हट रही है मिट्टी, उसको आप बाकी एरियाज में काम कर सकते हो। ठीक है। ये भी बोलते हैं कि जो कोल ऐश होता है, राइट, जो बिल्कुल कोयला जलने के बाद में जो राख बच जाती है, कोल ऐश जो होता है, इसको भी कंस्ट्रक्शन के अंदर, रोड मेकिंग के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर यूज़ करा जा सकता है। वेल दिस वाज ऑल अबाउट, आपको जितना भी जानने की ज़रूरत है सैंड माइनिंग में, दैट इज़ इट। इसका एक रेगुलेशन है, बस आपको रेगुलेशन का एक डॉक्यूमेंट देख लेना, एंड देन योर सैंड माइनिंग इज डन। जितना हो सके आंसर को डाइवर्सिफाई करना, एंड दिस इज इट। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।